प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जिसका आज मेरा 92 जो प्रकरण है वो 92वां जो आज प्रकरण है वो इस प्रकार है। प्रकरण शिक्षण तथा अनुदेशन की व्यवस्था। शिक्षण और अनुदेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं के बारे में प्रिय प्रशिक्षणार्थियों में आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, शिक्षण तथा अनुदेशन। शिक्षण क्या है? इसमें शिक्षण कार्य अध्यापक और छात्रों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वो शिक्षण कार्य कहलाता है। इसमें दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण, इनमें भी अंतर है। शिक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर डिग्री, ये सामान्य प्रक्रिया है। जबकि प्रशिक्षण एक सूक्ष्म और बारीक और एक उद्देश्य के लिए ही है केवल। जैसे बीएड का प्रशिक्षण है तो ये शिक्षक के लिए ही है, और अलग अलग जो प्रशिक्षण है वो अलग अलग अपने अपने उसको उद्देश्य को लेकर के किए गए हैं। हाँ, तो प्रशिक्षणार्थियों में आपको शिक्षण तथा अनुदेशन की जो व्यवस्था है इसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो देखिए, शिक्षण और अनुदेशन की जो व्यवस्था है ये शिक्षण स्तर और अनुदेशन का जो प्रारूप है इसमें आपने बताया, लेकिन बात अपनी चल रही थी शिक्षण और प्रशिक्षण की। तो प्रशिक्षण एक विशेष उसको उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। शिक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें उद्देश्य निर्धारित तो किया जाता है, लेकिन साथ में उसको प्रशिक्षण के माध्यम से एक बारीक विशेष उसी का लक्ष्य होता है। जैसे डॉक्टरों का प्रशिक्षण है, शिक्षकों का प्रशिक्षण है, पुलिस वालों का प्रशिक्षण है, ये सभी प्रशिक्षण अलग अलग उसमें है। लेकिन शिक्षण तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें सभी आपके उद्देश्य खुले हुए हैं। और लेकिन यहाँ जो बात करते हैं वो करते हैं कि अनुदेशन और शिक्षण। तो शिक्षण और अनुदेशन ये इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कि इनमें स्मृति स्तर है। जैसे शिक्षण है, और स्मृति स्तर का मतलब होता है याददाश्त कितने किस कैपेसिटी की है, उसकी जो स्मृतियां हैं वो किस अर्थहीन शिक्षण है। कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षण अर्थहीन। मैंने आपको इस इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको शिक्षण और अनुदेशन ये प्रारूप बनाए दो। इन प्रारूपों के माध्यम से मैं आपको अर्थहीन शिक्षण और बोध स्तर इनका कैसा है कैसा नहीं है, बोध का मतलब ज्ञान कराना, उसको सार्थक शिक्षण। जैसे ये तो क्या है, आपका अर्थहीन स्मृति स्तर है, ये अर्थहीन है। और जो बोध स्तर है, ये बोध का मतलब होता है ज्ञान कराना, उसको सार्थक शिक्षण कहते हैं। और चिंतन, ये चिंतन में आपका जो चिंतन स्तर है, 3 स्तर है इसके, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। चिंतन में आपको इसको जो आपने ज्ञान किया है उसके बारे में सोचना कि जो मैंने ज्ञान किया है वो सत्य है या असत्य है, सार्थक है या अर्थहीन है। वो जो बोध कराया है, सबसे पहले शिक्षण में स्मृति स्तर होता है। कहीं तो याददाश्त रहती है, कहीं नहीं रहती है, कहीं सीखता है, कहीं नहीं सीखता है। केवल एक मोटिवेशन होता है कि वो शिक्षण कार्य से जुड़े और शिक्षण को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में
पहले स्टेप में इसको देखा गया है, जिसको स्मृति स्तर कहा गया है अर्थहीन। अर्थहीन है ये केवल एक प्रारंभिक अवस्था है इसमें बालक, लेकिन जैसे ही स्मृति स्तर का बढ़ जाता है अर्थहीन, फिर उसको बोध होता है, ज्ञान होता है। बोध का मतलब यहां हुआ ज्ञान। उसको ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है उसकी, अब वो सार्थक शिक्षण हो गया। क्या हो गया साहब? सार्थक शिक्षण हो गया, उसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया। सबसे पहले तो है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर के बाद में आता है दूसरा मैंने जो अर्थहीन है। फिर स्मृति स्तर के बाद में ही जैसे उसको स्मृति का स्तर उसमें उच्च हो जाता है तो बोध स्तर आ जाता है। अब बोध स्तर में क्या होता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका अनुभव कैसा है, किस प्रकार से है, और वो हो जाता है एक सार्थक स्तर शिक्षण। सार्थक शिक्षण हो जाता है वो, जिसका अर्थ हो, सार्थक हो, जीवन में उसको अपनाया जा सके। इसके बाद में देखिए अब बोध हो गया, बोध के बाद में उसकी जो कैपेसिटी है वो चिंतन स्तर की है। जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान में कैसा हुआ है, सार्थक तो है, लेकिन ज्ञान से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, जीवन में कैसी स्थिति है, वो ज्ञान जीवन में उपयोगी है या अनुपयोगी है। जो ज्ञान सीखा है शिक्षण के माध्यम से, उस ज्ञान की क्या स्थिति है, चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। चिंतन, विचार, सोच, पॉजिटिव, कि जो मैंने शिक्षण किया है, शिक्षण की यहां तीन अवस्थाएं बताई हैं, तीन स्टेप है इसके। स्मृति स्तर जिसको अर्थहीन कहते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा बोध स्तर जिसको सार्थक शिक्षण कहते हैं, जिसको सार्थक के परिणाम निकलेगा साहब। और सार्थक बोध का मतलब ज्ञान हुआ एक तरह का। अब वो ज्ञान सार्थक है कैसा है, उसके बाद ज्ञान होने के बाद में चिंतन स्तर। अब चिंतन स्तर में क्या होता है कि वो सोचता है, उसकी सोच होती है, चिंतन करता है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान से मेरे जीवन में कितनी भूमिका, कितना उसका महत्व है, ज्ञान के माध्यम से मेरे जीवन में कितना उसका महत्व है, ये उसके बारे में सीखता है। ये शिक्षण स्तर के, शिक्षण के स्तर हैं तीन। स्मृति स्तर जो अर्थहीन शिक्षण कहते हैं, बोध स्तर जिसको सार्थक शिक्षण कहते हैं, और चिंतन स्तर ये अंतिम इसका शिक्षण का स्तर है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने शिक्षण के तीन स्तर बताए आपको। पहला स्मृति स्तर जो अर्थहीन है, प्रारंभिक अवस्था है, ये मध्यम अवस्था है, बोध स्तर जो ज्ञान हो जाता है, इसके बाद में जो सार्थक शिक्षण है, उसके बाद में चिंतन, ये उच्च शिक्षण है, ये उच्च लेवल का शिक्षण है। इसमें चिंतन किया जाता है कि मैंने जो शिक्षण किया है वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसके जीवन में क्या भूमिका है, क्या उसके महत्व है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में उपयोगी है। अब आता है अनुदेशन का प्रारूप। तो देखिए अनुदेशन के भी मैंने आपको चार वो बताए हैं। एकल अनुदेशन, एकल इंद्रिय अनुदेशन, ये एकल जो इंद्रिय अनुदेशन मैंने उस दिन बताया था आपको, इसके माध्यम से केवल कुछ ही इंद्रियां काम करती हैं। जैसे कानों से सुनना है केवल, अब कानों से सुना है और ये चित्रण कला है या उसमें देखता है या निरीक्षण करता है। आंखें केवल अधिकता क्या करती हैं, क्रियाशील रहती हैं। इसमें केवल एक ही इंद्रिय विशेष क्रियाशील रहती है। इसमें जो एकल इंद्रिय का मतलब क्या होता है, इसमें केवल एक इंद्रिय की भूमिका है।
इंद्रियां अपन के शरीर के जो आंतरिक भाग हैं, बाहरी भाग हैं, अपने शरीर के इंद्रियां कहते हैं अपने शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में। तो एक इंद्रिय में अन्वेषण है, इसमें केवल एक, जैसे मान लो अपन रेडियो पे सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, एक ही इंद्रिय कार्य कर रही है अपनी। अन्वेषण में क्या होता है, केवल एक ही इंद्रिय अन्वेषण है, द्विइंद्रिय अन्वेषण। अब द्विइंद्रिय में क्या होता है, दो इंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं। इसमें क्या है, साधारण जो कक्ष में जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, दोनों ही अपने कक्ष में क्या है, इसी का उपयोग होता है अधिकतर। शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण करता है, शिक्षक तो क्या करता है, अपना प्रस्तुतिकरण करता है, और छात्र उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अच्छा, इसमें जो इंद्रिय है, इसमें मेरी जैसे मान लो मैं प्रस्तुतिकरण भी कर रहा हूं और लिख भी रहा हूं, दोनों कार्य चल रहे हैं एक साथ। दो इंद्रियां कार्य कर रही हैं, लिखना और बोलना। इसमें क्या है, मानचित्र मॉडल का सहारा भी ले सकता है शिक्षक। जैसे मैंने इस समय ये ऑनलाइन क्लासेज में मोबाइल का, इसका, आपके लैब का, माइक्रोफोन का, इनका सहारा ले रखा है। तो शिक्षक भी इसी प्रकार से इनका सहारा ले सकता है। छात्र देखते हैं, सुनते हैं और श्रवण करते हैं, दृश्य देखते हैं, और दोनों इंद्रियां उनकी क्रियाशील रहती हैं। दृश्य और श्रव, दृश्य का मतलब देखना और श्रव का मतलब सुनना, दोनों ही इंद्रियां इसमें कार्य करती हैं। जैसे दृश्य और श्रव, ये सभी क्या है, एक तरह दोनों ही क्रियाशील रहती हैं। जैसे दृश्य और श्रव, ये दोनों ही इंद्रियां दोनों इंद्रियां क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं इसके अंदर। अब जैसे दूरदर्शन पर इसमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों इंद्रियां तो अन्वेषण का कार्य कर रही हैं। ये सभी क्या कर रही हैं, ये द्विअन्वेषण का कार्य कर रही हैं। अब आता है बहु इंद्रिय अन्वेषण। तो बहु इंद्रिय, इसमें छात्रों को प्रदान करने वाली, इसमें दो से अधिक जो इंद्रियां कार्य करती हैं। दो तो करती हैं, एक और दो या दो से अधिक बहु, इसमें अनुभव करता है, दो से अधिक इंद्रियां कार्य करती हैं। देखना, सुनना और प्रस्तुतिकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना उसका, और मौका मिल जाता है उसके विषय वस्तु को बोधगम बनाना। उसकी जो विषय वस्तु होती है उसको क्या बनाना, बोधगम बनाना। ये इसी के अंतर्गत आता है बहु। अब बहु इंद्रिय अन्वेषण, इसमें देखिए ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों ही सक्रिय रहती हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जैसे आपकी नाक, मुंह, मस्तिष्क, और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों ही इसमें सक्रिय रहती हैं। किसमें, बहु इंद्रिय अन्वेषण में। और बहु इंद्रिय अन्वेषण, इसको चौथा विभाग है इसके, ये तो है ही है। इनके अलावा बहु इंद्रियां भी, दो से अधिक, सभी इंद्रियां एकदम बिल्कुल कार्य करती हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन बहु इंद्रिय, इसका उपयोग होता है वो जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षण है। क्या है साहब, ये उच्च स्तरीय शिक्षण है ये।
और ये एक सामान्य शिक्षण है। बहु इंद्रिय जो शिक्षण है ये उच्च स्तरीय शिक्षण है। इसमें पाठ्य वस्तु और स्वामित्व होता है, इसमें बोध स्तर की शिक्षण होता है, इसमें बोध। और जो एक विद्वान हुए जिनको ब्लूम कहा गया, ब्लूम, ये ब्लूम ने तो इंद्रिय स्रोतों का उपयोग किया है। ब्लूम ने तो शिक्षण में जो इंद्रिय स्रोत हैं इनका उपयोग किया है। ब्लूम ने तो जो इंद्रिय शिक्षण है, ये बहु इंद्रिय जो अन्वेषण है, ये उच्च शिक्षण है। और उस शिक्षण में ब्लूम ने बहु इंद्रिय जो स्रोत हैं इनका उपयोग किया है। ऐसे अनेक जो शिक्षण तथा अन्वेषण प्रतिमान है, वो शिक्षण में विधियों और योजनाएं हैं। शिक्षण में विधि और योजनाएं हैं। इन योजनाओं को विकसित करने के लिए बहु इंद्रिय जो अन्वेषण है उसका उपयोग किया जाता है। बहु इंद्रिय अन्वेषण का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? उच्च शिक्षण के अंदर। जो उच्च शिक्षण है उस उच्च शिक्षण के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। किनका? बहु इंद्रिय शिक्षण का। अब इसमें देखिए, इसके भी मैंने भाग बताए आपको कि बहु इंद्रिय जो अन्वेषण है इसमें उपयोग करते हैं, तो उपयोग के लिए सबसे पहले होता है पर्यवेक्षण अध्ययन। उपयोग अभी तो होगा, पर्यवेक्षण अध्ययन कहलाएगा पहला। ये बहुउपयोगीय जो अन्वेषण है ये उच्च स्तरीय है। इसमें पर्यवेक्षण है, वो अध्ययन किया जाएगा पहले। पर्यवेक्षण करते हैं सबसे पहले उच्च स्तरीय इसमें, जिसको सुपरविजन स्टडी कहते हैं। पर्यवेक्षण शिक्षण, जिसको उच्च स्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है, और सुपरवाइड स्टडी। और दूसरा है इसी का बोध स्तर शिक्षण, जिसको मॉडल अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। जिसको बोध स्तर शिक्षण, प्रतिमान, इसको मॉडल बना करके, नक्शा प्रारूप बना करके, जैसे मान लो हाथी है, हाथी के बारे में आप छोटी कक्षा में बता रहे हैं, तो हाथी का मॉडल बना करके, चित्र बना करके उसको आप दिखा सकते हैं। आप भूगोल की उसमें आप ऋतुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ऋतुओं के बारे में, मिट्टियों के बारे में उनका चित्र मॉडल बना करके, चार्ट बना करके उनको बोध स्तर शिक्षण करा सकते हैं। प्रतिमान ले सकते हैं। प्रतिमान का ये प्रतिमान और इसको मॉडल कहा गया है। ये मॉडल है एक तरह का, इसमें बोध स्तर शिक्षण होता है, और ये प्रतिमान है। और तीसरा स्वामित्व अधिगम। अधिगम ये ज्ञान ये भी कराता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है वैसे, लेकिन ये भी स्वामित्व, जिसमें अपन को खुद को क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसको एक तरह का मैस्ट्री लर्निंग कहते हैं। मैस्ट्री लर्निंग, इसमें स्वामित्व होता है। इन विधियों प्रतिमानों का जो वर्णन है वो जो इंद्रिय अन्वेषण है उच्च शिक्षण का, उसी में इसका उपयोग होता है इनका। सबसे पहले पर्यवेक्षण अध्ययन हुआ, बोध स्तर शिक्षण, प्रतिमान, मॉडल, स्वामित्व, अधिगम। अधिगम जिनको लर्निंग, और इन विधियों तथा प्रतिमानों का जो वर्णन है वो बहु इंद्रिय अन्वेषण के संदर्भ में ही किया जाता है केवल।
बहु जो इंद्रिय अन्वेषण है, इसी के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है। पहले पर्यवेक्षण होता है, अध्ययन, उसके बाद में बोध स्तर शिक्षण होता है, प्रतिमान होते हैं जिसको मॉडल कहा जाता है, और ये मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में इनको स्वामित्व अधिगम के उसमें भी रखा गया है। और इन जो विधि है, प्रतिमान है, मॉडल है, इनका जो वर्णन है वो बहु इंद्रिय अन्वेषण के संदर्भ में ही किया जाता है केवल, और कहीं नहीं होता है इनका। तो देखिए, मैंने आपको इस इंडेक्स के माध्यम से शिक्षण तथा अन्वेषण की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक और तो मैंने आपको शिक्षण स्तर बताए हैं 3, इधर अन्वेषण का प्रारूप बताया है। इस अन्वेषण के जो प्रारूप है इसके अंतर्गत जैसे एक इंद्रिय अन्वेषण, केवल एक ही इंद्रिय काम करती है इसके अंदर, एक तरफाई, और 2 इंद्रिय अन्वेषण, इसमें दोनों इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो प्रस्तुतिकरण भी करता है, लिखता भी है और समझाता भी है, बोलता भी है, सभी। जैसे दृश्य और श्रव्य दोनों ही इसमें कार्य करते हैं। शिक्षण के अंदर इसमें दोनों का ही इसमें उपयोग होता है, जिसको 2 भाषीय या 2 इंद्रिय शिक्षण ही कहा गया है। द्विभाषी तो नहीं, वो तो 2 भाषाएं होती हैं, लेकिन द्विइंद्रिय अन्वेषण जिसमें दृश्य और श्रव्य ये दोनों ही व्यवस्थाएं होती हैं, और इसमें बहु इंद्रिय अन्वेषण है। इसके अंतर्गत जो ज्ञानेंद्रियां हैं एवं कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे मस्तिष्क, आँख, कान, नाक, ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे त्वचा भी आपकी ज्ञानेंद्रिय में आती है, नेत्र भी आते हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियों में आता है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही इसमें सक्रिय रहती हैं। किसमें? बहुइंद्रिय अन्वेषण के अंदर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही सक्रिय रहती हैं। और बहुइंद्रिय अन्वेषण का मतलब होता है 2 से अधिक जो इंद्रियां सक्रिय हैं। 2 से अधिक जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं है, दोनों ही सक्रिय अपना कार्य कर रही हैं दोनों ही। जैसे आँख देखने का कार्य कर रही है, कान सुनने का कार्य कर रहे हैं, और मस्तिष्क भी अपना कार्य कर रहा है जजमेंट लेने का। ज्ञान और कान, जो आपकी आँख है, कान है, त्वचा है, ये अपना कार्य कर रही हैं। ये मस्तिष्क तक अपना संदेश पहुंचा रही हैं, और धमनियां वगैरह हैं ये भी आती हैं। इसमें शरीर के सभी पार्ट्स सक्रिय रहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, पैर हैं, पैरों चल करके आप विद्यालय आए, यहाँ तक आए हैं। आँख के बल या नाक के बल थोड़ी आए कर्मेंद्रियों के द्वारा। हाथ हैं, पैर हैं, आपके ये गोटू एड़ी वगैरह जो भी हैं, ये सभी कर्मेंद्रियां जिनसे कार्य किया जाता है। और ज्ञानेंद्रियां जिनसे सोचा जाता है, समझा जाता है, निर्णय किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार की जो इंद्रियां सक्रिय हैं वो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये बहु इंद्रिय अन्वेषण के अंतर्गत आती हैं। और बहु इंद्रिय अन्वेषण में जो शिक्षण होता है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है साहब। कैसा होता है? बहुत ही उच्च स्तर का होता है। इसमें पर्यवेक्षण, अध्ययन, बोध स्तर शिक्षण जो प्रतिमान मैंने आपको बताए हैं, ये पर्यवेक्षण अध्ययन है,
बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान है, मॉडल स्वामित्व अधिगम है। इन विधियों और प्रतिमानों का जो वर्णन है वो बहु इंद्रिय अनुदेशन के संदर्भ में किया जाता है। इसमें शिक्षण स्तर है, स्मृति स्तर है, अर्थहीन शिक्षण है, बोध स्तर है, ज्ञान जिसको सार्थक शिक्षण कहा गया है, चिंतन स्तर, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब एक इंद्रिय जो अन्वेषण है, इसमें भी एक इंद्रिय केवल कार्य करती है। दो इंद्रिय अन्वेषण में दो इंद्रिय कार्य करती हैं, और बहु इंद्रिय अन्वेषण इसमें ज्ञानात्मक ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों ही इसमें सक्रिय रहती हैं। और जो बहु इंद्रिय अन्वेषण है, इसका उपयोग बहुत ही उच्च स्तर के शिक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग जो उच्च स्तरीय शिक्षण होता है उसके अंतर्गत किया जाता है, और इसके उपयोग में पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य वस्तु है उस पर स्वामित्व होता है, कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है। पाठ्य वस्तु पर बिल्कुल एकदम पूर्ण विश्वास होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो बिल्कुल एकदम सटीक और सत्य है। ज्ञान होता है। बोध स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है में मारिसन और एक जो ब्लूम ने बहु इंद्रिय जो स्रोतों का उपयोग किया है, इन्होंने तो जो ऐसे अनेक शिक्षण तथा अन्वेषण प्रतिमान हैं जो शिक्षण विधियों और योजनाओं को विकसित करने में बहु इंद्रिय अन्वेषण है, इसके अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, पर्यवेक्षण अध्ययन, बोध स्तर शिक्षण, ये बहु उसमें आता है। बहु इंद्रिय अन्वेषण उच्च स्तरीय चौथे है, उसके अंतर्गत आता है। और स्वामित्व अधिगम है। इन विधियों के जो प्रतिमानों का वर्णन होता है वो केवल बहु इंद्रिय अन्वेषण संदर्भ में ही किया जाता है, और जगह इसका उपयोग इतना नहीं होता है जितना उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में देखिए, जो आपके शिक्षण और अन्वेषण ये दोनों ही हैं, और मैंने आपको शिक्षण तथा अन्वेषण की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपको 3 तो आपको ये शिक्षण स्तर बताए हैं और 4 आपको अन्वेषण प्रारूप बताए हैं। तो स्मृति ये प्रारंभिक अवस्था है, इसमें अर्थहीन शिक्षण है, कोई फाइनल नहीं है। लेकिन बोधगम जो स्तर है ये सार्थक शिक्षण है, इसमें ज्ञान हो जाता है। और चिंतन स्तर ये सोच बहुत ही उच्च स्तरीय शिक्षण है। तो ये शिक्षण के स्तर 3 हुए, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। एक इंद्रिय अन्वेषण जिसमें केवल एक ही इंद्रिय कार्य करती हैं, द्वि इंद्रिय अन्वेषण जिसमें 2 इंद्रियां कार्य करती हैं, दृश्य श्रव। इस प्रकार से बहु इंद्रिय अन्वेषण, इसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही सक्रिय रहती हैं। कोई भी अगर निष्क्रिय है तो वो अन्वेषण नहीं कहलाएगा। मान लो कर्मेंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं और केवल यही कार्य कर रही हैं तो वो अन्वेषण नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियां का सक्रिय रहना और कर्मेंद्रियों का भी सक्रिय रहना बहुत ही सार्थक है, और बहु इंद्रिय अन्वेषण है, ये उच्च स्तरीय अन्वेषण कहलाता है। और इसके अंतर्गत देखो, पर्यवेक्षण